तो इन द लास्ट लेक्चर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर स्टार्ट किया था, डिवीजन ऑफ कोर्स, एंड वी हैव सीन different basic models of an atom, Dalton, then you have Thomson, then you saw Rutherford model, which was based on observations from Geiger and Marsden experiment. अब उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, मे बी यू कैन से फेलियर्स ऑफ द थ्योरी। जैसे रुदरफोर्ड ने बोल तो दिया इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट देन ही कुड नॉट एक्सप्लेन नंबर वन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो तो भी, क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन में सीखा है इवन दो मोशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब विद सेम स्पीड, राइट, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल होता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब मोशन इज एक्सेलरेटेड। और आपको पता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विल स्लोली फॉल इनटू न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट कहां से करेगा, खुद का ही एनर्जी लूज करेगा, तो इट जनरेट्स अ डाउट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नंबर टू ये था कि Rutherford said that electrons are in various orbits, right? तो वेरियस ऑर्बिट्स में बोल तो दिया, पर ये क्वेश्चन आ गया कि why only certain orbits are allowed? दो ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता? तीसरा, जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्पेक्ट्रा हमको नॉन कंटिन्यूअस मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है इनफैक्ट। तो दिस वर फ्यू फेल्यूर्स ऑफ द थियरी, इसके लिए इट वाज रिजेक्टेड। देन केम न्यू थियरी विच इज बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल is based on three postulates. बोहर ने तीन अलग अलग थियरीज को कंबाइन कर दिया। तीन अलग अलग कौन से? तो क्वांटम थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड क्लासिकल थियरी। तो तीन पोस्टुलेट जो आप बात करते हो, दे आर बेस्ड ऑन थ्री डिफरेंट थियरीज। तो पोस्टुलेट नंबर वन is based on electromagnetism. क्यों? क्योंकि postulate one says, Rutherford ने जो बताया था that electrons are revolving in circular orbits is correct. तो पहला जो postulate है वो बोलता है कि Rutherford is saying correct, electrons are in circular orbit. But then question arises, आपको ऑलरेडी पता है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, तो वो कहां से आया? तो फर्स्ट पोस्टुलेट टेल्स यू दैट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन comes from electrostatic force of attraction between nucleus and electron, right? This is what you need to know. Then और एक चीज है, आप इसमें बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टैटिक है? इलेक्ट्रॉन तो मूविंग है। फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे यूज करें? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज द सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से हमेशा सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी हो, इट इज सेम डिस्टेंस। आपको पता है कूलम्बिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. This is what you need to know. So centripetal force is mv square by R. Electrostatic force is 1/4 pi epsilon 0. Charge 1 into charge 2 E into E. E square by R square. Right? अब ऐसा है, जो बोहर्स मॉडल था वो ओरिजिनली था हाइड्रोजन एटम के लिए ओरिजिनली। तो कुछ बुक्स में ये आज भी ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए रखा जाता है, बट सम बुक्स जनरलाइज दिस एंड मेक इट एप्लीकेबल फॉर एनी एटम।
चेंज इतना ही है, इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ई, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम है तो प्रोटॉन भी एक है, राइट। तो ई इंटू ई, यहाँ पे ई और यहाँ पे भी ई, ऑफ कोर्स माइनस ई, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैंने इसके लिए क्या लिखा है, प्लस ई। ये बताना चाहिए, माइनस ई इंटू इज माइनस ई स्क्वायर, लेकिन हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इसलिए हम लोग प्लस ई स्क्वायर लिख देते हैं। इमेजिन हाइड्रोजन छोड़ के कोई और एटम होता, हीलियम होता, व्हाट इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हीलियम हैज, 2, लिथियम होता तो 3। इन जनरल एनी एटम वी विल राइट Z, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, Z, सिंपल। अगर हाइड्रोजन होगा तो Z इक्वल टू 1, सिंपल, गुड। देन अब इसका यूज करने वाले हैं हम लोग बाद में, इसको एज इट इज रखते हैं फिलहाल, विल यूज इट लेटर, ओके। देन postulate number 2 is based on classical theory. So postulate number 1 is based on electromagnetic theory, which tells you the necessary centripetal force comes from electrostatic, इसलिए बोल रहा हूँ ना, electromagnetic theory. It comes from electrostatic force of attraction between electron and nucleus. Postulate 2 is based on classical theory, which tells you, और आपको पता होना चाहिए classical मतलब क्या, ठीक है। नॉर्मली जब hundreds of years back, जब हमको साइंस इतना ज्यादा नहीं पता था, तो जो हमको दिखता है ना, हम उसकी बात करते थे। व्हाट डू यू सी, प्लैनेट्स गोइंग अराउंड सन, और हम उसके मोशन को ट्रैक भी कर सकते थे। तो वहां से जो जो हमने कंडीशंस डिराइव की है उसको बोलते हैं क्लासिकल, बेसिकली, क्योंकि वो क्लासिकल मतलब वो रिलेटेड टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेटेड टू मोशन ऑफ बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स और मून, सैटेलाइट बेसिकली। तो आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2, only those orbits are allowed। अब पहला तो बता दिया, क्या बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स। देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट की बात हो रही है, कैन इलेक्ट्रॉन बी एनीवेयर, तो आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। देखो लिंक करना पड़ेगा, रुदरफोर्ड मॉडल का प्रॉब्लम क्या था कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, और चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो क्या करता है, रेडिएट करता है। इसके लिए क्वेश्चन ये आ गया था कि एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता। फिर बोहर ने चालू ही वहां से किया, उसने बोला नहीं सही है, सर्कुलर मोशन है। फिर वापस से क्वेश्चन हुई, हाँ ठीक है सर्कुलर मोशन है, तुमने बता दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से है तुमने ये भी बता दिया, हाउ डू यू एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेडिएटिंग, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट गिविंग आउट एनर्जी। तो बोहर सेड ऐसा है, कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अलाउड ऑर्बिट्स या फिर स्टेबल ऑर्बिट्स। उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इवन दो इट इज एक्सिलरेटेड। ऐसे ऑर्बिट्स को आप बोलते हो स्टेबल ऑर्बिट्स और परमिटेड ऑर्बिट्स और अलाउड ऑर्बिट्स। और ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। So you should know angular momentum L should be equal to integral multiple n, किसका, h upon 2 pi का, where n is 1, 2, 3 so on so forth, right? Then you should know angular momentum is what, it is linear momentum into r, correct, right? ये तो डायरेक्ट पता होना चाहिए mvr, क्योंकि linear momentum क्या होता है, mv, it is nh upon 2 pi। तो इस mvr equal to nh upon 2 pi। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, करेक्ट। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम, लीनियर नहीं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। तो दूसरा पोस्टुलेट है क्लासिकल थ्योरी से आता है। तीसरा आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, पोस्टुलेट 3। सी, पहले उसने बोला इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, लोगों ने पूछा फिर स्टेबल कैसे हुआ,
उसने बोल दिया कि एनर्जी रेडिएट नहीं होता है अगर एंगुलर मोमेंटम NH/2 हुआ तो। फिर लोग पूछा ओके एनर्जी रेडिएट नहीं होता लेकिन हमको तो स्पेक्ट्रम दिखता है, फिर आप बताओ कि एनर्जी रेडिएट कैसे होता है। Then third postulate tells you about how energy is radiated, emitted. So third postulate tells you an electron, basically atom. So photons are emitted if and only if electrons make transition from higher energy level to lower energy level. तो जब जब अपर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन होगा, हायर एनर्जी लेवल से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा, तो एनर्जी इज इमिटेड, right? So photons are emitted when electron makes a transition from nth higher orbit to pth lower orbit. Then the energy radiated is the difference between energy in nth orbit and energy in pth orbit, and this is equal to h nu, where nu is frequency. इसको आप hc by lambda भी लिख सकते हो। तो ये जो थर्ड postulated is based on Planck's quantum theory. क्लियर? अगर आपको ये तीन postulate पता है तो आप you can find out what is the radius of nth Bohr orbit, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, तो पहले ऑर्बिट का रेडियस अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है। आप nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हो। और आपको ये भी बताना चाहिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है वैसे वैसे उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्स कम होगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा, राइट? तो मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एंड हायर ऑर्बिट में जाएगा उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस पोस्टुलेट्स, राइट? एंड देन यू कैन आल्सो फाइंड आउट अ फॉर्मूला टू see, I mean, of course, to calculate what is the wavelength emitted. जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ कितना रेडिएट हुआ, इमिट हुआ, उसका भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। तो याद रखना हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट सबसे पहले। तो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। गुड, so this is what you need to know. Then as I told you, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज होगा, मतलब पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट नंबर 2 को यूज करना है। एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिमेंबर थिंग्स। पोस्टुलेट 1, व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर? ये और ये हो गया कैंसल, तो मुझे क्या मिल गया? v² इक्वल टू 1/4πε0 ze² बाय mr, राइट? देन फ्रॉम पोस्टुलेट नंबर 2, सही है, करेक्ट है, नो इश्यूज। फ्रॉम पोस्टुलेट नंबर 2 आपके पास ये पोस्टुलेट नंबर 2 है, यहां से इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू इज ये और ये कैंसिल कर दो, राइट? देन mvr इक्वल टू nh/2π था, तो v इज nh/2πmr। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, तो v² इक्वल टू n² h²/4π²m²r²। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, ऑफ कोर्स, राइट? तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो उसको इक्वेट कर लोगे, इक्वेट कर लो, तो यू विल गेट ze²/4πε0 mr इक्वल टू n² h²/4π²m²r²। 4π 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 कैंसल, mr कैंसल, राइट? हमारा अल्टीमेट एम क्या था? टू फाइंड आउट r, तो r आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, बाकी सबको वहां शिफ्ट कर दोगे, राइट? गुड, तो यू विल हैव n² h²ε0 अपॉन यस पाई m r², तो r तो वहां ले लिया ना हमने, राइट? z कहाँ आएगा? यहां पे आएगा, सही है? ये e² कहां पे? डिनोमिनेटर में e²। इज दिस करेक्ट? चेक। सिर्फ z की वैल्यू 1 कर दोगे तो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा।
राइट, इट शुड बी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। तो एज फार नोट्स आर कंसर्न, नोट्स में मैंने पहले आपको हाइड्रोजन एटम का करके दिया है, उसमें z की वैल्यू होगी 1, राइट, गुड। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज फॉर, अभी n आने का मतलब क्या, n आने का मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फंक्शन है, मतलब ऑब्वियसली आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हो, 2 डालोगे तो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, 3 डालोगे तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो n डालोगे तो nth ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो r सफिक्स n, दिस इज रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। और नॉर्मली लिखते वक्त इसको n स्क्वायर को यहां लिखते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, h is constant, epsilon 0 is constant, pi is constant, m is constant, e square is also constant, right? So when you put all the values, तो ये जो h square epsilon 0 pi m e square आएगा, इसकी वैल्यू आती है 0.537 एंगस्ट्रॉम। तो आपको मिल जाएगा nth ऑर्बिट का रेडियस एज 0.537 एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर बाय z। तो एंगस्ट्रॉम को बाहर ले देते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट निकालना होगा तो पुट n इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन की बात करोगे तो पुट z इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन के एटम में पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका रेडियस होता है 0.537 एंगस्ट्रॉम, right? Good. Then from here, as you can see, Rn is proportional to n square. क्यों? क्योंकि z तो एक गिवन एटम के लिए कांस्टेंट होगा, पाई तो कांस्टेंट ही है, m कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, h स्क्वायर कांस्टेंट है, epsilon 0 भी कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब जितने हायर ऑर्बिट पे जाओगे उतना रेडियस स्क्वायर में बढ़ेगा। n इक्वल टू 1 you have 1, 2 you have 4, 3 you have 9, right? 4 you have 16, good. So you have equation for radius of nth Bohr orbit. अब आपको चाहिए velocity का expression, तो you are supposed to find out what is velocity of electron in nth Bohr orbit. अब ज्यादा कुछ करना है नहीं, आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन आया था v का, if you remember this one, right? अब इस v के इक्वेशन में आपको करना क्या है, इसमें n कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, pi कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, लेकिन r का इक्वेशन हमारे पास है, और वो r का इक्वेशन आप क्या करोगे, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू। तो ऐसा लिखोगे इसको, राइट? देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑलवेज गोज इनटू न्यूमरेटर, very good, so this is what you will have, fine। तो जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, कैंसिल कैंसिल, h कैंसिल कैंसिल, n एक कैंसिल एक कैंसिल, m कैंसिल n कैंसिल, तो यू हैव वेलोसिटी इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, ओनली e स्क्वायर, नीचे क्या आया 2h एप्सिलॉन 0 n, ऊपर z है, अगर हाइड्रोजन होगा तो z इक्वल टू 1 आएगा, करेक्ट? तो मैंने पहले ही बताया था, एज यू गो एट हायर ऑर्बिट्स, मतलब यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, राइट? तो हायर द ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, क्लियर? गुड। देन अब क्या रह गया, एनर्जी फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पोटेंशियल में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो वेलोसिटी क्यों फाइंड करते हैं, मूविंग नहीं होता तो, मूविंग है ना, तो फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी है, तो दोनों फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, मिल गया आपको टोटल एनर्जी। तो लेट अस फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल थिंग, यू शुड नो बाय नाउ, ऑफ कोर्स इतनी बार हमने किया है ये,
कि पता होना ही चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R, राइट। तो 1/4πε0 Q1 Q2 और Q1 इज इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई, Q2 इज न्यूक्लियस तो ZE, राइट, बाय R. Then kinetic energy is half mv square vn square, right? Good. यहां पे भी r n है। अब दो तरीके हैं, there are two ways of finding out the same formula for energy. एक है using this, इसमें vn आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करोगे, स्क्वायर करोगे, थोड़ा लेंदी जाएगा। क्यों लेंदी जाएगा? क्योंकि दिख रहा है हमको, इसका स्क्वायर करो, सब्स्टिट्यूट करो, फिर टर्म्स को सेम करोगे, अल्टीमेटली तो पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड करना है ना। तो एक ये तरीका है जो मत यूज करना। तो कौन सा यूज करना? बोहर्स फोर्स पोस्टुलेट। तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू, याद रखो कि कौन सा डेरिवेशन करने के लिए क्या आपने यूज किया था। तो इफ यू यूज दिस, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका ये है, यहां से एक आर गया, यहां से एक आर गया। इसका एडवांटेज ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए था तो सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से भी, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/8, 1/8, ये आ गया 8। डन। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ एम स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दिया, राइट। तो ये आ गया आपके पास 1/8πε0 ZE² by R माइनस 1/4πε0 ZE² by R। अब R दोनों का RN ही है, तो मैं R लिख रहा हूं दोनों को, राइट। 1/8 माइनस 1/4 पता होना चाहिए, -1/4 कि -1/8? -1/4 पक्का? आर यू श्योर? 1/8 माइनस 1/4। अब मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन आप भूल जाते हो, तो भूलना नहीं है। 4 - 8, 4 - 8 है ना, 4 - 8 कितना? -4/8 इंटू 4, तो कितना आया? -1/8। तो why are you saying -1/4 then? It is -1/8. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, बाकी तो सब सेम था, 1/8, मतलब यू विल हैव ZE² अपॉन 8πε0 R, राइट। बट देन R मतलब Rn, Qn, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में कितनी उसकी बात कर रहे हैं, तो Rn सब्स्टिट्यूट कर दो। तो R कहां पे गया? R ये है R, ए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस देयर। तो ये जो R है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन 8πε0, राइट, करेक्ट। लेकिन R था डिनोमिनेटर में, तो R डिनोमिनेटर में था, तो बी लिटिल केयरफुल विद दिस, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इफ यू आर नॉट केयरफुल। इसको ले जाओगे ऊपर, ये आ जाएगा नॉट विद H, H इज इन द डिनोमिनेटर, ऐसा आ जाएगा। गुड। देन कैंसल 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 एंड कैंसल, और क्या कैंसल कैंसल? नथिंग। तो अब क्या है? E इक्वल टू माइनस e⁴ z स्क्वायर अपॉन 8πε0² h², यहाँ पे क्या आ गया? n², राइट। Now again, m is constant, e is constant, 8 is constant, ε0 is constant, h is constant. When you put values of all the constants, you get 13.6 electron volt, जूल में नहीं,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये जो कांस्टेंट है ना ब्रैकेट में, सारे वैल्यूज डालने के बाद यू विल गेट 13.6, तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो जेड की वैल्यू 1 डाल दो, तो -13.6 बाय एन स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं बेसिकली दो टॉपिक को मर्ज कर दिया यहाँ, क्योंकि फिर मैं हाइड्रोजन के लिए अलग बताऊँ, जनरल एटम के लिए अलग बताऊँ, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज फॉर एनी एटम, जस्ट पुट z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। गुड, दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर? तो क्या क्या कहाँ कहाँ यूज करना है बस उसको याद रखो, दैट्स इट। रेडियस फाइंड करना है तो बोहर का पहला और दूसरा पोस्टुलेट, पहले पोस्टुलेट से v स्क्वायर मिल जाएगा, दूसरे से v मिलेगा, v का स्क्वायर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड हो गया सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 की बात कर रहा हूँ, एंड देन इक्वेट कर लो, मिल गया आपको r। फिर सेकंड पोस्टुलेट में, सेकंड पोस्टुलेट मतलब यहाँ पे बेसिकली हियर, ये इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से आपको ये इक्वेशन मिल गया था, यहाँ पे r के लिए सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मिल जाएगा v। फिर एनर्जी फाइंड करना है तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट्स इट। और जब काइनेटिक निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वापस से आप यूज करोगे फर्स्ट पोस्टुलेट। गुड, तो यू हैव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्लियर यहां तक? अब हमको देखना है इन डिटेल, इन डिटेल वी वांट टू सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऐसा नाम दिया है लेकिन आपकी बुक में डिस्कस किया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो आपको पता होना चाहिए कि वी हैव टू डिस्कस ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब क्या पहले वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अगर करें तो देर आर बेसिकली टू फॉर्मूलाज, आपको पता होगा, एक है बाल्मेयर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब यू सी आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि हाइड्रोजन के जो लाइंस होते हैं ना, हाइड्रोजन लाइंस मतलब हाइड्रोजन जो फोटोन इमिट करता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें अलग अलग सीरीज है, लीमेन बाल्मेयर पास्चन ब्रैकेट फॉर्म। सबसे पहले पता लगा बाल्मेयर सीरीज, क्योंकि बाल्मेयर सीरीज इज इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट? तो बाल्मेयर ने जब ये ऑब्जर्व किया 1883, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1883, लॉन्ग बैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, तब तक बोहर का मॉडल आया नहीं था, तब तक रुदरफोर्ड का मॉडल भी नहीं आया था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में है ये भी नहीं पता था। पर व्हाट ही डिड, पर उसने तो ऑब्जर्व किया लाइंस, तो व्हाट ही डिड, अब उसको वो लाइंस दिख रहे हैं और उसको एक फॉर्मूला चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने, इट वाज ऑल मैन्युअल, वो जो वेवलेंथ इमिट हुई, जो भी 4 वेवलेंथ है विजिबल में, वो वेवलेंथ कैसे आएगा इसके लिए उसने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करके एक फॉर्मूला डिराइव किया, 1 by lambda इक्वल टू अ कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रिड्सबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उसने बोला था 1.093 था या 7 था, 7 नहीं, 7 was accurate after Bohr's model came, ये this was by Ridsberg, 10 power -7 या माइनस कांस्टेंट है, मुझे बताओ 10 पावर माइनस व्हाट, 7 है, 7 है वो, राइट? और ये याद होना चाहिए आपको। गुड, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 7, फाइन, प्लस 7 ठीक है, तो माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 1 लैम्बडा है, लैम्बडा आपका 10 पर -10 -9 में आता है और ये ऊपर है तो प्लस। गुड, तो ये फॉर्मूला ही डिराइव्ड विथ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब उसने बहुत सारे फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी, एंड देन फाइनली ही फाउंड कि जब मैं n की वैल्यू 3 डालता हूं तो जो हाइड्रोजन का पहला लाइन दिख रहा है मुझे वो एग्जैक्ट मैच होता है वेवलेंथ, जब मैं 4 डालता हूं तो दूसरा मैच होता है, जब मैं 5 डालता हूं तो तीसरा होता है, और 6 डालता हूं तो चौथा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज Balmer's empirical formula because it is purely based on
ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि तब एटॉमिक मॉडल पता ही नहीं था कि ऐसा होता भी है। फिर आया बोहर्स फॉर्मूला, उसको बोहर्स रिलेशन भी बोलते हैं, राइट। तो बोहर्स मॉडल आने के बाद, जब एग्जैक्टली वापस से बोहर्स मॉडल पे बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल, क्योंकि अभी तो पता ही है ना आपको, पता है कि नहीं, डिराइव करना पड़ेगा, मैं डिराइव कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल डिराइव दिस। तो बोहर मॉडल आने के बाद बोहर का थर्ड पोस्टुलेट तो हमको पता ही है, En माइनस ईपी इक्वल टू एच न्यू मतलब एच सी बाई लैम्डा, बराबर, गुड। En फाइंड किया क्या आपने ये En? यस, दिस इज En, दिस इज En, क्योंकि बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट हमको क्या बताता है, बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट हमको ये बताता है, क्या बताता है, whenever there is transition from higher orbit to pth lower orbit, there is emission of photon energy, मतलब right, in the form of radiation। तो ये माइनस एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। माइनस pth ऑर्बिट में कितना आएगा, इतना ही आएगा, सिर्फ माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस n की जगह पे आ जाएगा p इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब देन if you take out what is common from here, तो दिख रहा है आपको क्या क्या कॉमन है, माइनस मत निकालो चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक आउट m e रेज टू 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन 1 बाय n स्क्वायर माइनस के साथ है, प्लस 1 बाय p स्क्वायर इक्वल टू h c बाय लैम्डा, राइट। तो अब हमको चाहिए था 1 बाय लैम्डा, h और c को कर दोगे शिफ्ट, तो आपको मिल जाएगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू m e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब, नाउ h कर और वो h इनटू c, करेक्ट, और z स्क्वायर 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, राइट। नाउ इफ यू सी यहाँ पे m e ये सब वैल्यू डालोगे तो आपको मिलता है 1.097, 3 की जगह पे 7, और इसको बोलते हो आप हिल्सबर्ग कांस्टेंट। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। इतना एक्यूरेट फॉर्मूला है, इफ यू पुट z इक्वल टू 1 यू गेट हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ, राइट, ओके। So if you put z equal to 1 you get again the same formula because so accurate, only 7 is there, right। तो अब as you can see हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी है जहां पे p है लोअर लेवल, n है अपर लेवल, हायर लेवल। तो now if you see, if you plot you will see that ये आ गया n equal to 1, और अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो z स्क्वायर नहीं आएगा, वहां पे 1 आएगा, राइट। और अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया था, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर एवी, फॉर हाइड्रोजन इट विल बी ओनली -13.6 बाय n स्क्वायर, z की वैल्यू आएगी 1, राइट, z वैल्यू इज 1, तो फॉरगेट फॉर द टाइम बिंग z। और अगर आपने n इक्वल टू 1 डाल दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो एनर्जी कितना हो गया, -13.6 eV, तो n इक्वल टू 1 लेवल आ गई जहां पे एनर्जी है -13.6 eV। then you have second level दूर रहेगा, थर्ड लेवल कम, देखो थर्ड लेवल और सेकंड लेवल का जो डिफरेंस है ना, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में कम है। क्यों कम है, बिकॉज Rn is proportional to n square, energy whereas is inversely proportional to n square। तो मैं जब बोलता हूं ये एनर्जी डिफरेंस है,
ये ऑर्बिट का डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट तो दूर दूर होता जा रहा है ना उल्टा, लेकिन ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है। तो इफ यू लुक एट एनर्जी लेवल्स, तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स की बात कर रहे हो, वैसे वैसे एनर्जी के लेवल जो है दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर, तो ऐसा होगा, राइट। अब ट्रांजिशन अगर p इक्वल टू 1 रहा, मतलब सबसे पहला ऑर्बिट, तो ट्रांजिशन होंगे कहां से, दे विल ऑकर फ्रॉम 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, infinity to 1, इसको आप बोलते हो लिमेन सीरीज। और जब इंफिनिटी से 1 पे ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हो सीरीज लिमिट। क्यों सीरीज लिमिट, क्योंकि आपने अभी अभी देखा En माइनस EP इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, मतलब एनर्जी डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही कम वेवलेंथ होगा। तो द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट ऑफ दैट सीरीज, करेक्ट। तो सीरीज लिमिट के लिए हमेशा हायर लेवल n इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए, मतलब आपको जब सीरीज लिमिट निकालनी होगी तो 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर इज 0, मतलब ये टर्म आप नहीं लिखोगे, राइट। और हाइड्रोजन हुआ तो आप ये टर्म भी नहीं लिखोगे। तो सीरीज लिमिट के लिए क्या आएगा आपका, 1 बाय लैम्बडा इज r बाय p स्क्वायर, तो लैम्बडा इक्वल टू p स्क्वायर बाय r, p स्क्वायर बाय r, याद रखना, p स्क्वायर बाय r। लीमेन सीरीज के लिए ट्रांजिशन कहां पे होता है, 1 पे, मतलब लीमेन के लिए लैम्बडा इज 1 बाय r, r की वैल्यू पता है 1.09 10 पावर प्लस 7, इसको सॉल्व करोगे तो 912 एंगस्ट्रॉम आता है। तो सीरीज लिमिट फॉर लीमेन सीरीज कितना आया, 912, 912 एंगस्ट्रॉम। कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट, इसलिए हम बोलते हैं कि लीमेन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट। इसलिए तो पहले दिखा नहीं, पहले कौन दिखा, बाल्मेर। तो बाल्मेर सीरीज में ट्रांजिशन कहां होंगे, सेकेंड ऑर्बिट पे, तो 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, infinity to 2, राइट। बाल्मेर सीरीज मतलब p की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 4 5 6, नहीं तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट मत कर देना, 2 से 2 पे ट्रांजिशन कभी नहीं होता है। कहां से होता है, हायर से होता है। अब अगर सीरीज लिमिट की बात करूंगा तो मैंने बता दिया था, लैम्बडा इज p स्क्वायर बाय r, व्हाट इज p, 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 बाय r, लेकिन 1 बाय r कितना था, 912, व्हाट इज 912 into 4, फास्ट, 3648, 3648, क्योंकि सीरीज लिमिट फॉर एनी सीरीज इज p स्क्वायर बाय r। फॉर बाल्मेर सीरीज p इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज 4, और 1 बाय r कितना है, 912 एंगस्ट्रॉम, तो 4 into 912 कितना, 3648। विजिबल में आया है, यस। ऐसे ही आपको बाकी सीरीज मिलेंगे, लीमेन, बाल्मेर, फास्टेन, ब्रैकेट, फुन, और सबका सीरीज लिमिट आप इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। क्लियर, सो दैट इज द एंड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, राइट। अब रह गया आपका न्यूक्लियर, वो हम बाद में करेंगे।